निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। 20 जून 2020 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। आज द हिंदू न्यूज़पेपर में कोई खास एग्ज़ाम के रिलेवेंट आर्टिकल नहीं है, इस कारण से द इंडियन एक्सप्रेस के 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने आज के डिस्कशन के लिए सेलेक्ट किया है। पेज नंबर 10 एडिटोरियल पेज पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अ परफेक्ट स्टॉर्म, आइए इससे शुरुआत करते हैं। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 से भी जोड़कर देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, जीएस पेपर 2 में हेल्थ और जीएस पेपर 4 में केस स्टडी में आपसे यह पूछा जा सकता है। अभी हाल में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर फिर से स्पॉटलाइट पड़ा है। अभी के समय में मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस के यानी कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संकट के प्रकृति को समझने की आवश्यकता है और इसके साथ हमें इसके रोकथाम के लिए, निदान के लिए क्या करना चाहिए, अभी के खासकर ट्रबल टाइम्स, महामारी के समय, उसके ऊपर इस आर्टिकल में विस्तार से चर्चा की गई है। अभी के पैंडेमिक के दौरान हम जैसा देख रहे हैं कि 2 तरीके से जो है मानसिक स्वास्थ्य का संकट लोगों के सामने आया है। पहला जो तरीका है वह यह है कि मार्च में, खासकर भारत में अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के बाद एक तरीके से महामारी को लेकर भय बना रहा और एक अनिश्चितता बनी रही सबके जीवन में कि आने वाले समय में क्या होगा। अब देखें कि यह अनिश्चितता किस प्रकार से और कितना व्यापक रूप इसने धारण किया, जिसके कारण मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई आशंकाएं, कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले तो कि इस महामारी से खुद के संक्रमित होने का व्यक्तिगत रिस्क, और दूसरा कि देश के सामने एक इतने तेज़ी से बढ़ते हुए महामारी का संकट है, इसको लेकर एक अनिश्चितता है। दूसरी चीज़ कि सामान्य जीवन में हम वापस कब लौट पाएंगे, नॉर्मलसी कब आ पाएगी। समाचार को लेकर एक अनिश्चितता, काफ़ी सारा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी जो है फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो एक उसको लेकर काफ़ी घबराहट, उससे जुड़ी हुई स्वास्थ्य चिंताएं, और दूसरी सबको इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की भी चिंताएं हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में आर्थिक जो स्थिति होगी व्यक्तिगत और एक सामाजिक तौर पर वह क्या होगी। तो एक तो इन सब के कारण जो है व्यक्ति को एनेक्जाइटी यानी कि चिंता हो रही है, भय व्याप्त हो रहा है लोगों में, अनिद्रा की शिकायत हो रही है, चिड़चिड़ापन और निराशा की स्थिति लोगों में काफ़ी आम हो चुकी है। ऐसे परिस्थिति में जिन लोगों को पहले से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनके लिए अभी के महामारी के दौर में संकट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तरीके से देखें तो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती के लिए अभी सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है कि हम इसके ऊपर चर्चा करें और इसके निदान के बारे में बात करें। सेकेंड एक्ट की जो बात की गई है, दूसरे तरीके से अभी के समय महामारी जो है यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए और बड़ा संकट बन सकती है। कैसे बन सकती है उसको देखते हैं। नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री एंगस डिएटन ने एक टर्म कॉइन किया था, डेथ्स ऑफ डिस्पेयर, यानी निराशा के कारण होने वाली मृत्यु। और एंगस डिएटन ने यह डॉक्यूमेंट भी किया था, इसके ऊपर रिसर्च भी किया था कि 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन के बाद, आर्थिक मंदी के बाद वर्किंग एज अमेरिकन्स के जीवन प्रत्याशा में कमी आई थी, और डेथ्स ऑफ डिस्पेयर एक प्रकार से इसके पीछे रीजन माना गया, कारण माना गया, जिसके कारण कि वर्किंग एज अमेरिकन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 2008 के आर्थिक मंदी के बाद कमी आ गई। इनमें से ज़्यादातर जो मृत्यु हुए थे, डेथ्स ऑफ डिस्पेयर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सुसाइड के कारण हुए थे और सब्सटेंस यूज के कारण हुए थे, आत्महत्या के कारण और नशीले पदार्थों के सेवन के कारण। और इसके पीछे जो सबसे कुछ प्रमुख बड़ी समस्याएं, जो कुछ कारण थे, वह थे बढ़ती हुई असमानता, वीकनिंग पोजीशन ऑफ लेबर, यानी श्रम की एक जो है कमज़ोर होती स्थिति, कि श्रम के उपयुक्त कार्य का नहीं मिलना, उसके उपयुक्त उसके अनुपात में वेतन ना मिलना, और समाज का बढ़ता ध्रुवीकरण, समाज में बढ़ती दूरियां समुदायों के बीच में, लोगों के बीच में, और भविष्य को लेकर आशंकाएं। तो इन कारणों के चलते आर्थिक मंदी 2008 के बाद जो अमेरिकन्स के भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी आई थी, यानी वहाँ पर भी जो डेथ रेट बढ़ा था, उसका कारण सुसाइड और नशीले पदार्थों का सेवन और यह जुड़ी हुई समस्याएं थी।
तो एक प्रकार से अभी भी हम देखें तो भारत भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जो कि 2008 की आर्थिक मंदी से भी कहा जाता है कि सभी तरीके से बड़ा है। हमारे यहाँ गरीबी का भी दर ज़्यादा है और मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपर्याप्त है। लगभग 10% लोगों तक ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच है। तो इसलिए आर्टिकल में कहा गया है कि एक प्रकार से अभी का महामारी का समय एक परफेक्ट स्टॉर्म का समय है, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं देश के सामने। भारत में मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो पूरे विश्व में 1/3 महिलाओं में जो आत्महत्या होती है वो भारत में होती है, और पुरुषों की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में पुरुषों में 25% सुसाइड डेथ इंडिया में होते हैं। तो आप इससे देश में मानसिक स्वास्थ्य के बर्डन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादातर यह इस प्रकार के मानसिक रोग और इसके कारण होने वाली मृत्यु अनदेखे हो जाते हैं, अननोटिस्ड हो जाते हैं, उनके पीछे का कारण लोगों को पता नहीं चलता। ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं, लेख में कहा गया है कि गरीब या वंचित और हाशिए पे खड़े लोग इनके बीच में पाई गई है, और ऐसे सेक्शंस, समाज के ऐसे सेक्शंस के बीच में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को हम लोगों ने ज़्यादातर उनके सामाजिक और इकोनॉमिक कंडीशंस के आर्थिक परिस्थितियों के कारण होने वाली समस्या कहकर हमेशा से हम उसे नकारते रहे हैं। परंतु हमारी जनसंख्या का यही एक जो है व्यापक एक बड़ा वर्ग है जो कि अभी आर्थिक मंदी के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। तो एक तरीके से देखें तो भारत में आर्थिक मंदी के फीचर्स सभी मौजूद हैं, और ऐसे में जो रिसर्च के आधार पे एंगस डिएटन ने डेथ्स ऑफ डिस्पेयर की बात की थी, तो हमारे भी समाज में वैसे डेथ्स ऑफ डिस्पेयर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी की जो है व्याप्तता बहुत अधिक है, बहुत व्यापक है, और यहाँ पर ऑलरेडी मेंटल हेल्थ बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। तो लेख में कहा गया है कि क्या समाधान है ऐसी परिस्थिति के लिए। तो इसमें पहले समाधान के रूप में टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है, क्योंकि यहाँ गरीबी ज़्यादा है, दूरस्थ क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। जैसा हमने देखा कि यहाँ पर मात्र 10% जनसंख्या तक ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच है। तो वैसे में इस कमी को टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा पूरा किया जा सकता है, और जो बढ़ती हुई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है। एक तरीके से यह भी देखें कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, और ज़्यादातर वह अनएफोर्डेबल होते हैं, यानी उनकी फ़ीस और ये सब जो सर्विस कॉस्ट होती है, चार्जेज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और गरीब लोगों के पहुंच से बाहर होते हैं। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के यूज़ संबंधी समस्या में डिजिटल डिवाइड संकट को और बढ़ा देता है। डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट कनेक्टिविटी एक तरीके से हम देखें तो ज़्यादातर लोगों के लिए अभी भी उनके पहुंच से दूर है। तो ऐसी परिस्थिति में टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म एक उपाय तो है, परंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। परंतु लेख में कहा गया है कि अपने रिमोट डिलीवरी के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, यानी वह दूरस्थ क्षेत्रों तक भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जा सकती है, यह एक लाभ है। और ऐसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से साइकोलॉजिकल थेरेपीज के महत्व को का भी हमें पता चलता है। तो एक तरीके से टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया में एक उपाय है। दूसरे उपाय की बात करें तो लेख में फ्रूगल इनोवेशंस की बात की गई है, यानी कि कम व्यय पर होने वाले नवाचार, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, और जिसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के द्वारा समाज में लोगों तक इन इनोवेशंस का लाभ पहुंचाया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो संगत जो कि एक एनजीओ है, मेंटल हेल्थ के लिए यह कार्य करता है, स्वास्थ्य क्षेत्र का एनजीओ। इसकी शुरुआत गोवा से हुई थी। तो संगत के द्वारा एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जो है एक पद्धति विकसित की गई है, और इस एनजीओ के कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर सरकार के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के माध्यम से साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सोसाइटी में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को हल निकालने का प्रयास किया गया है। तो आप इस प्रकार के उदाहरण भी अपने उत्तर में दे सकते हैं कि एनजीओज के साथ मिलकर और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने की पहल जो है देश में कुछ जगहों पर की जा रही है। तो फ्रूगल इनोवेशंस ये दूसरे, यानी कि अल्पव्ययी नवाचार, ये एक दूसरा पॉइंट है।
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की जब हम बात करें तो उदाहरण के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली आशा वर्कर्स को आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के रूप में देख सकते हैं। दूसरा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो समुदाय के स्तर पर वॉलंटियर्स काम करते हैं, आप उन्हें भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के रूप में समझ सकते हैं। तो इनके माध्यम से जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, फ्रूगल इनोवेशंस वैसे कम दाम पर कम खर्च पर हुए नवाचार, तो यह एक दूसरे समाधान के रूप में बताया गया है। और इस प्रकार के इनोवेशंस यह दर्शाते हैं कि किस तरीके से कम यानी संसाधनहीन समुदायों के बीच में भी मेंटल हेल्थ केयर सेवा को पहुंचाया जा सकता है, और उस पूरे परिदृश्य को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और एनजीओ के सहयोग से, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के सहयोग से बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आगे का सुझाव जो इसमें दिया गया है, नो वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य उपायों में वन साइज फिट्स ऑल की जो पद्धति है वह कार्य नहीं करती। इसका कारण यह है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वह सबके जीवन के अलग अलग और यूनिक पर्सनल लाइफ स्टोरीज के कारण उत्पन्न होती हैं, वह उनसे बहुत इंटीमेटली अभिन्न रूप से जुड़ी होती हैं। वैसे अनुभवों से मानसिक स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है। उस स्थिति में वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक उपचार या एक उपाय संभव नहीं है। इसलिए नो वन साइज फिट्स ऑल प्रिस्क्रिप्शन यानी कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट, समस्या के अनुकूल उपचार का हमें अप्रोच रखना चाहिए। आगे का सुझाव, चौथा सुझाव दिया गया है कि अपनी जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या जो भी मतलब कि अपने अनुभव है वह दूसरों के साथ साझा करने चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, बहुत प्रभावी तरीका है, जिससे कि एक तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसे अच्छा अनुभव भी होता है, और इसके साथ ही यह एक प्रभावी स्ट्रेटजी है स्टिग्मा को भी, इससे संबंधित जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड स्टिग्मा है उसको भी यह दूर करता है अगर हम दूसरों के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित संकट के बारे में चर्चा करते हैं, चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। आगे का समाधान है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, समाज में लोगों का हाथ बटाना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। इसमें केयर गिविंग की बात की गई है, कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। इसके माध्यम से भी हम अपने लाइफ को और ज़्यादा रिवार्डिंग बना सकते हैं, उपयोगी और वैल्यूएबल बना सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि कम्युनिटी सर्विस और केयर गिविंग से भी जो है एक प्रकार से देखें तो ना सिर्फ लाइफ और ज़्यादा जीवन का महत्व बढ़ता है बल्कि लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है। और इसमें एक जो सुझाव यह दिया गया है कि अगर फिर भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो डिस्ट्रेस है, संकट है, वह बढ़ता रहे और दैनिक जीवन में कार्य करने में कठिनाई हो तो प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो आप देखें कि अगर आपसे एथिक्स केस स्टडी में यह पूछ दिया जाए, केस स्टडी बनाकर कि आपके किसी मित्र, संबंधी, सहयोगी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती, संकट का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या क्या उपाय ले सकते हैं, तो आप इन बिंदुओं को उसमें शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। इसमें निष्कर्ष के रूप में बताया गया है कि अभी महामारी के संदर्भ में देखें तो यह भारत के लिए एक अवसर है कि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में और निवेश करे और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन व्यापक तौर पर लाए। इसके लिए स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से हमें और अधिक धन की आवश्यकता होगी, और क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं इसलिए हमें बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से ऐसे संसाधन का इस्तेमाल वैज्ञानिक तौर पर करना पड़ेगा। और अगर हम आगे देखें, जैसा हमने पहले भी स्लाइड में चर्चा की कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो मेंटल हेल्थ केयर है इसे डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, यानी अनुभव और रणनीति में काफ़ी विविधता रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं वह बायोमेडिसिन के यानी कि चिकित्सा क्षेत्र के जो एक परंपरागत पद्धति है डॉक्टर्स, डायग्नोसिस और ड्रग की, उससे कहीं हटकर कार्य करती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुभव अलग होते हैं और वैसे अनुभवों के कारण जो उत्पन्न मानसिक संकट है उसका भी निदान एक सिंगल फॉर्मूले से नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यह आर्टिकल आपके पेपर 1 में समाज, हमारे सोसाइटी में किस प्रकार से अभी अवसाद, एंजाइटी, होपलेसनेस, निराशा खासकर युवाओं के बीच में बढ़ रही है, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो समाज से जुड़े हुए इन प्रश्नों से आपसे इस आर्टिकल से आपको लाभ मिल सकता है।
पेपर 2 की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, उसमें मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 4 में जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया, और आपसे पेपर 4 में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुसाइड्स की जो बढ़ती संख्या है, प्रवृत्ति है, उसके पीछे एटीट्यूडनल जो है वो क्या कारण है, एटीट्यूड के क्या कारण हैं। उसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि आप कैसे डील करेंगे मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को, तो और साथ ही केस स्टडी में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे की बात करें, जब भी स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो तो हमेशा ध्यान दें कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आप मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही प्रमुखता से अपने निबंध में उभारें। आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल पर, या पेज नंबर 11 पर। आर्टिकल, गलवान वैली में अभी वर्तमान में भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। लेख में कहा गया है कि जो वहाँ से समाचार आए हैं वह काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक हैं भारत के लिए। वहाँ पर भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, और लेख में आगे कहा गया है कि कई वर्षों तक भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में आमना सामना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होता रहा है। दोनों देशों के बीच में ऐसे इनकाउंटर्स को डील करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गए हैं, ताकि जो पैदल सैनिक हैं वह आपस में एक दूसरे से मुठभेड़ न कर लें, किसी प्रकार से मामले को तुल ना हो, और मामले की तीव्रता में कमी लाई जाए। इसके साथ ही जो राइवल पेट्रोल्स होते हैं, यानी जो प्रतिद्वंदी दल के जो पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, उनका पीछा भी नहीं करना है, ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ले किया है दोनों देशों ने आपसी सहमति से। अभी लेकिन देखें कि दोनों देशों के बीच में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वह अस्त्र शस्त्रों को लेकर तो बहुत क्लियर है, लेकिन जैसे अगर हम बात करें कि हैंड हेल्ड वेपन्स के लिए या फिर बेनट्स के लिए, बेनट क्या होते हैं, तो जो बंदूक के आगे जो एक लंबी छुरी लगी होती है उसे बेनट कहते हैं, युद्ध में उसका भी प्रयोग किया जाता है। या हैंड हेल्ड वेपन, हैंड हेल्ड वेपन में जैसे आप कह सकते हैं कि डंडा या इस प्रकार के हाथ से प्रहार किए जाने वाले वेपन्स। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम बात करें तो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो नहीं है। आर्टिकल में इसके ऊपर हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है कि क्या हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अनआर्म्ड कन्फ्लिक्ट के लिए भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेख में इस बात पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है कि दो फैक्ट ऐसे हैं जो कि हम भारत चीन के बीच में ऐसे इनकाउंटर से ओवर द ईयर्स समझ सकते हैं। पहला तो यह कि जो चीनी सेना है उसे हायर ग्राउंड पर, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय पेट्रोल्स के सामने आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उधर से चढ़ाई वो ज़्यादा कठिन है। और अगर हम दूसरी बात करें तो जितने भी फोटोग्राफ्स आज तक भारत और सेना के बीच में फिजिकल इनकाउंटर्स के आए हैं, उसमें यही पाया गया है कि चीनी सेनाओं की संख्या वैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर भारतीय सैन्य दल या जो पेट्रोलिंग टुकड़ी होती है, जो गश्ती टुकड़ी होती है, उसमें सैनिकों की संख्या से अधिक होती है। यानी चाइनीज़ ने इंडियंस को हमेशा वैसे फिजिकल इनकाउंटर में आउट नंबर किया है, उनकी संख्या अधिक रही है। अब इससे यह पता चलता है कि जो चीनी सेना के जो अधिकारी हैं, तो जरूर वो एक टैक्टिक बनाकर इस प्रकार के अनआर्म्ड इनकाउंटर को अंजाम देते हैं। अनआर्म्ड इनकाउंटर का मतलब हुआ जिसमें कि फिजिकल फेस ऑफ होता है, जिसमें किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग एक दूसरे पर नहीं किया जाता, उसे हम अनआर्म्ड इनकाउंटर कहते हैं। तो लेख में यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या हम इस प्रकार के किसी टैक्टिक का विकास अभी तक कर पाए हैं। जैसे प्लाटून टू प्लाटून अगर इनकाउंटर हो सेना में, जैसे सैन्य टुकड़ी के बीच में आपसी जो है इनकाउंटर हो, तो वैसी परिस्थिति के लिए क्या सैन्य जो पैदल सैन्य दस्ता होता है उनके ट्रेनिंग स्कूल्स में इस प्रकार के सिमुलेटेड इनकाउंटर्स की ट्रेनिंग देकर टैक्टिक इवॉल्व की गई है। तो यह प्रश्न उठाया गया है आर्टिकल में। और अभी वर्तमान के स्टैंड ऑफ के बारे में कहा गया है कि अच्छी बात है कि भारत और चीन दोनों न्यूक्लियर आर्म नेशंस हैं, और उन्होंने प्रिकॉशन लिया है कि किसी प्रकार से मामले को और ज़्यादा तुलना मिले, एस्केलेशन में कमी आ जाए। चीनी सेना के द्वारा हालांकि भले ही जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के स्पिरिट को वायलेट किया गया और भारतीय सैन्य टुकड़ी के ऊपर, गश्ती टुकड़ी के ऊपर एम्बुश किया गया, यानी उन पर घात लगाकर वार किया गया, लेकिन अभी भी
भारत के पास मौका है कि वह रिमेडियल मेजर ले सकता है उपाय। भारत ऐसी परिस्थितियों में नुकसान को कम करने के लिए भारत के द्वारा उपाय लिए जा सकते हैं। भारत चीन सैन्य सीमा जो विवाद है, अगर हम आइडियली इसका सॉल्यूशन देखें तो चाइनीज़ प्रीमियर झो इनलाई, जो कि चाइना के प्रीमियर थे, इन्होंने उपाय सुझाया था कि इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद के निपटारे के लिए दोनों देशों के बीच में स्वैप ऑफ टेरिटरीज होनी चाहिए। यानी जिन क्षेत्रों के ऊपर क्लेम है उसका आपसी जो है आदान प्रदान स्वैप हो जाए वैसे भूभागों का, तो आइडियली जो है भारत और चीन सीमा विवाद का इससे हल निकाला जा सकता है। परंतु ऐसे स्वैप का आधार क्या हो यह भारत की संसद तय करेगी, और इसे भारत सरकार या तो ऑपोजिशन के साथ, विपक्षी दलों के साथ मिलकर तय कर सकता है। परंतु जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम देखें कि हमें चीनी सेना के साथ इस प्रकार के कोई भी एग्रेसिव अगर स्टैंड ऑफ फेस ऑफ हमारी सेना का हो तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हमारे ऊपर घात लगाकर चीनी सेनाओं का हमला कम किया जा सके। चीन क्योंकि एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, और भारत में अभी या फिर भारत के लिए भविष्य में भी चीन के साथ इस प्रकार से किसी भी सैन्य मुठभेड़ में इन्वॉल्व हो जाना कोई चतुराई की बात नहीं है। परंतु इसमें हम कोई पॉलिटिकल लेथार्जी भी नहीं कर सकते, कोई राजनीतिक इसमें आलस्य भी हम नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं कि हम जो चाइना और भारत पर जो सीमा विवाद है उसको लेकर हम एक घरेलू राजनीतिक मुद्दा उसको बनने दें। तो इसका निदान क्या हो सकता है, और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि जल्द से जल्द इस सीमा विवाद का हम हल निकालें। इसके साथ ही लेख में एक बात कही गई है कि अभी वर्तमान में जो ओवरऑल चीन भारत संबंध है, इसे लेकर इस घटना के कारण हमें बहुत ज़्यादा भयाक्रांत या बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि पैरानॉइड होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इसे एक लर्निंग इंसिडेंट के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर कि अनआर्म्ड कन्फ्लिक्ट में हमारे सैनिक शहीद हुए और चीन के द्वारा घात लगाकर भारतीय सेना पर आक्रमण किया गया। यह चाइनीज एग्रेशन को, चाइनीज आक्रामकता को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें सबक लेना चाहिए और अपनी पैदल सेना को अनार्म्ड इनकाउंटर में चीनी सेना के ऊपर डोमिनेट करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो एक तो आप इसमें सजेशन यहाँ से यह ले सकते हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर पर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट और अनआर्म्ड कन्फ्लिक्ट दोनों प्रकार के संघर्ष होते हैं। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के लिए जो सशस्त्र संघर्ष है, वैसी परिस्थिति के लिए हम जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दोनों देशों ने कई समझौतों के माध्यम से विकसित किया है। परंतु अनआर्म्ड इनकाउंटर के लिए कोई एसओपी नहीं है, और इसमें वर्तमान के भी इंसिडेंट से यह दिखता है कि चीन की सेना ज़्यादा प्रशिक्षित इसमें दिखती है। तो हमें भी अपने जो पैदल जो सैनिक हैं उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए अनआर्म्ड इनकाउंटर के लिए, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के उपाय के रूप में देखें तो जो सीमा विवाद है उसके समाधान के लिए भी हमें पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर वर्क करना चाहिए। तो यह आर्टिकल आपके पेपर 2 जनरल स्टडीज भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इस मामले में यह इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पेपर 2 से जोड़कर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11, इस पर इंडियन इकॉनमी या अर्थव्यवस्था और इसके साथ ही जॉब सेक्टर से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, अ रिवर्क्ड लैंडस्केप, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इसे जनरल स्टडीज पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़कर देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे एक तरीके से देखें तो टेक्नोलॉजी का जो असर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर पड़ा है, आप उससे भी इसे जोड़ सकते हैं। अभी के समय में कोविड-19 का वैश्विक जॉब मार्केट पर डोमिनो इफेक्ट हुआ है, एक प्रकार से दूरगामी प्रभाव पड़ा है, और अभी हम गिग इकॉनमी की काफ़ी ज़्यादा बात करते रहे हैं। प्री कोविड टाइम्स में भी गिग, अगर हम शब्द की बात करें तो यह कुछ समय पहले तक जो घुमंतू गाने बजाने वाले होते हैं उनसे जोड़कर यह शब्द का उपयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में गिग जो शब्द है, हम देखते हैं ज़्यादातर इसे हम फ्रीलांसर्स से जोड़कर देखते हैं, जो कि फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं
और उससे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। फ्रीलांसर्स वैसे कार्य करने वाले लोग होते हैं, श्रमिक आप इन्हें कह सकते हैं, वर्कर्स कह सकते हैं, जो कि कार्यस्थल से डिस्कनेक्टेड होते हैं और अपने स्थान पर रखकर अपने कार्य को पूरा करते हैं। उदाहरण के रूप में आप ऊबर के ड्राइवर को देख सकते हैं, या जोमेटो के डिलीवरी बॉय, या फिर अर्बन क्लैब जैसे कंपनी के इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स। वह गिग इकॉनमी, गिग वर्ल्ड का हिस्सा है। एक प्रकार से हम देखें तो मोबिलिटी इन्हें जोड़ती है। यह गतिशील अर्थव्यवस्था के वाहक होते हैं। मोबिलिटी इन्हें कनेक्ट करती है और एम्पावर भी करती है। लेकिन यह बात ज़रूरी है समझना कि गिग इकॉनमी मात्र लो स्किल्ड जॉब्स के लिए ही सीमित नहीं है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि गिग इकॉनमी हाई स्किल जॉब के ऊपर ज़्यादा रिलाई करती है। गिग इकॉनमी वैसे लोगों के लिए है जो कि फ्री स्पिरिटेड हैं, उन्मुक्त विचार के हैं, या फिर जो क्रिएटिव जीनियस हैं। तो वैसे लोगों को गिग इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से कार्य करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। प्री कोविड फेज की हम बात करें तो वैसे में भी शेयर्ड इकॉनमी, साझा अर्थव्यवस्था के अवसर के रूप में एक काफ़ी ज़्यादा अवसरों में वृद्धि हुई थी, और जिसका एक मुख्य आधार डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ थे। वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आधारित होकर कई ऐसे जो है मतलब कि आपको फ्लेक्सिबल जॉब्स क्रिएट हो पाए, कई ऐसे शेयर्ड वर्क स्पेस का एक कल्चर बन पाया, डिजिटल वर्क प्लेसेस डेवलप हो पाए जहां पर कि घर से बैठे लोग कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक इकोसिस्टम प्री कोविड 19 टाइम पर भी डेवलप हुआ। इसमें एक स्टडी का रेफरेंस दिया गया है, गैलप स्टडी ऑफ 2018। इसके द्वारा आकलन किया गया कि अमेरिकी जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, कार्य करने वाले हैं, तो किसी न किसी रूप से वह वैसे 36% जो है अमेरिकन वर्कर्स किसी न किसी रूप से वह गिग वर्किंग अरेंजमेंट में जुड़े हुए थे, यानी वह गिग इकॉनमी से जुड़े हुए थे। 36% अमेरिकी वर्कर्स। आप इसे वैश्विक रूप स्तर पर एक बढ़ते हुए ग्लोबल ट्रेंड के रूप में देख सकते हैं, जहां पर अमेरिका जैसे एक बड़े अर्थव्यवस्था में लगभग 36% अमेरिकन वर्कर्स किसी न किसी गिग वर्किंग अरेंजमेंट से जुड़े हुए थे। अभी लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण गिग अर्थव्यवस्था को भी एक रीसेपिंग उसके अंदर भी हुई है। अगर हम रघुराम राजन की बात करें, जो कि एक ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, भारत में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, तो रघुराम राजन के अनुसार गिग इकॉनमी, जो कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल दिखती थी, बहुत अवसर उसमें दिखता था, लगता था कि उसमें चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत ज़्यादा रेमुनरेटिव हैं, अब काफ़ी ज़्यादा उसमें भी कठिनाई दिखने लगी है। अगर हम शेयर्ड इकॉनमी के कुछ अगर हम पायनियर्स कंपनीज की बात करें, जैसे ऊबर की या एयरबीएनबी की। ऊबर तो हमें पता है कि यह मोबिलिटी क्षेत्र की कंपनी है। एयरबीएनबी यह टूरिज्म क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी है, जो कि लॉजिंग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्य करती है। तो ऊबर और एयरबीएनबी जैसे जो पाइनियर कंपनीज थे शेयर्ड इकॉनमी के, उन्होंने भी कई लोगों की छटनी अभी महामारी के समय में की है। अगर हम देखें तो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भी इस प्रकार से नौकरी से निकाल दिए जाने के कारण अब उन्हें भी गिग इकॉनमी की तरफ अपना रुख करना पड़ रहा है। कुछ प्रमुख उद्योग क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा महामारी से हिट हुए हैं, जो कि गिग इकॉनमी का भी हिस्सा रहे हैं, जैसे हम एविएशन सेक्टर की बात करें, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, इंटरटेनमेंट और रिटेल। तो इस प्रकार के जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित अभी के महामारी में हुए हैं। वैसे वर्कर्स जो कि गिग क्षेत्र के टूल्स से उतना ज़्यादा परिचित नहीं है, उन्हें अभी के समय बहुत एंग्जाइटी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने जॉब का संकट विकसित हो गया है। अभी के टाइम पर जब जॉब कट्स ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से ज़्यादा निकाला जा रहा है, तो नौकरियों की मांग अधिक है और सप्लाई कम है, यानी मांग काफ़ी ज़्यादा है। कम से कम शॉर्ट टर्म में ऐसा होने वाला है, जब तक कि कोविड 19 महामारी कमती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनियों के लिए जो है डाउन साइजिंग एक बहुत आसान और एक परवेसिव ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादातर कंपनियां अपने जो कर्मियों की संख्या है उसको कम करेगी, उसे डाउन साइजिंग कहते हैं, और इस प्रकार से वह कॉस्ट कटिंग करने का प्रयास करेगी, अपने लागत में कमी लाने का प्रयास करेंगी। अब देखिए कि जब इतना ज़्यादा लोग जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं,
तो गिग स्पेस में और गिग स्पेस का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग जो है वो जॉब सेक्टर में अनएम्प्लॉयड होंगे, तो वो गिग सेक्टर की तरफ मूव करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में क्या भविष्य होगा। अप्रैल में डेलॉयट, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म है वैश्विक स्तर की, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था फ्यूचर ऑफ वर्क एक्सेलरेटेड के नाम से। इसमें यह कहा गया था कि कई ऐसे भारतीय कंपनियां हैं जो कि अपने कंपनियों में टोटल वर्कर्स में गिग वर्कर्स का शेयर बढ़ाने की बात पर विचार कर रही हैं, क्योंकि वह फुल टाइम वर्कर्स पर अपनी निर्भरता को घटाना चाहते हैं। अभी हमने इसकी चर्चा की कि कॉस्ट कटिंग के वजह से वो ऐसी निर्भरता कम करना चाहते हैं और गिग वर्कर्स की संख्या, हिस्सेदारी जो है वो अपने कंपनियों में बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि फुल टाइम जॉब्स कम हो रहे हैं और असाइनमेंट बेस्ड हायरिंग यानी कि कार्य आधारित या प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग एक प्रकार से नॉर्म बन गया है अभी के मार्केट में। पहले के समय जब हम जानते थे कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और ब्लू कॉलर जॉब एक तरीके से नॉर्म था जॉब मार्केट का। ब्लू कॉलर जॉब हम उसे कहते हैं जिसमें कि मैनुअल लेबर इन्वॉल्व होता है, तो एक प्रकार से वह नॉर्म था। लेकिन अभी के समय यह पूरी व्यवस्था जो है कोविड-19 के कारण बदल गई है, जहाँ पर कि फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ रहा है, कंपनियों के सामने उतने ऑर्डर नहीं हैं, बाजार में मांग की कमी है, तो जॉब से छटनी हो रही है और इसके साथ ही फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनियों के पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जॉब सीकर्स का एक अलग क्लास डेवलप हो गया है, काफ़ी संख्या में जॉब सीकर्स हो गए हैं और जॉब क्रिएटर्स भी हैं, जो कि अभी के समय में मार्केट में कंपनियों को भी लोगों की आवश्यकता एक मतलब ऑप्टिमम या मिनिमम लेवल पे ऑपरेशन को रन करने के लिए अभी भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मिसिंग लिंक है दोनों के बीच में, जॉब सीकर्स और जॉब क्रिएटर्स के बीच में, वह है एक नेशनल डेटाबेस। नेशनल डेटाबेस क्या चीज़ का? तो ऐसे जॉब सीकर्स का और जॉब क्रिएटर्स का, कि किनको नौकरियों की आवश्यकता है और किनके पास नौकरियां हैं। तो टैलेंट मार्केट प्लेस में यानी जॉब मार्केट में एक नेशनल डेटाबेस जॉब सीकर्स और जॉब क्रिएटर्स की होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है जो रोजगार की खोज में है, तो उसे एक ऐसे जॉब डेटाबेस का एक्सेस होना चाहिए जो कि स्किल कौशल के आधार पे, लोकेशन, ज्योग्राफी, ड्यूरेशन और इमोलूमेंट्स के आधार पे, यानी कि वेतन, सैलरी और इमोलूमेंट्स के आधार पर तय होना चाहिए। एक प्रकार से हम देखें तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है उसके पास एक ऐसे जॉब डेटाबेस का एक्सेस हो, कंपनियों के सामने भी टैलेंट का एक डेटा पूल हो, और वैसा डेटा पूल जिसमें कि अनुभव, लोकेशन, योग्यता और एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनका एक्सपेक्टेशन कंपनी से क्या है, इसका एक डेटा पूल होना चाहिए। तभी आप समझें कि अभी वर्तमान में ऐसे जो दोनों डेटा सेट हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, विखंडित हैं और यह बटे हुए हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इससे अभी जो है जॉब मार्केट प्लेस में, टैलेंट मार्केट प्लेस में एक काफ़ी ज़्यादा, आप इसे एक मिसिंग लिंक, एक जो है छूटी हुई कड़ी समझ सकते हैं। तो आप इसका आप इस बिंदु का उपयोग अपने उत्तर में भी कर सकते हैं कि गिग इकॉनमी में ऐसे एक डेटाबेस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। लेख में आगे कहा गया है कि सरकार जो है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकती है अभी के समय, और ऐसे एक यूनिफाइड डेटाबेस बनाने में, एकीकृत डेटाबेस बनाने में प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, ताकि एफिशिएंट हायरिंग सॉल्यूशंस जो है वह सुनिश्चित किए जा सकें। जैसा कई विशेषज्ञों का मानना है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में क्या होगा कि जो रूल्स ऑफ ऑफिस हैं वो रिडिफाइन होंगे। अभी हमने बात की फिजिकल डिस्टेंसिंग की या शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस की, तो वैसे में रूल्स ऑफ ऑफिस जो है वो रिडिफाइन हो सकते हैं, और वैसी परिस्थिति में तब फिर कोलैबोरेटिव वर्क प्लेसेस के लिए, यानी कि जहाँ पर स्पेस शेयर करने की बात हो, जो साझा वर्क प्लेसेस हैं, वैसे में तकनीक वह एडिक्वेट सॉल्यूशन दे सकती है। कुछ केसेस में ऐसा भी है कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, इस लचीलेपन के कारण जो है उत्पादकता में भी वृद्धि देखी गई है, परंतु इसके साथ ही गिग इकॉनमी में जुड़ने के बाद किसी एम्प्लॉय की सुभेद्यता भी बढ़ जाती है। सुभेद्यता किस टर्म्स में बढ़ जाती है? तो क्योंकि गिग इकॉनमी अभी रेगुलेटेड नहीं है, तो वैसे में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ हैं वह एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल नहीं होते। खासकर गिग इकॉनमी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा सेगमेंट है
जैसा हमने अभी बात किया, जो कि रेगुलेटरी लेबर पॉलिसी से बाहर है। तो अब इसके ऊपर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। अभी वर्तमान के समय में ये हम देखें कि अभी के जो फैक्टर्स हैं वो इस चीज़ पर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि गिग वर्कर्स को भी, गिग अर्थव्यवस्था के वर्कर्स को भी जो है, आप समझें कि सोशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, सामाजिक सुरक्षा उनके लिए भी सुनिश्चित होने चाहिए, वेतन की सुरक्षा होनी चाहिए, वेज प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और सेफ्टी एश्योरेंस उनके लिए भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से अभी का समय जो है वह गिग इकॉनमी में भी इन लाभों को वर्कर्स को सुनिश्चित करने के ऊपर बल देता है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी अपने यहाँ एक नए श्रम कानून को लाने के लिए पहल की शुरुआत की है। डिलिब्रेशंस उसके ऊपर चर्चा चल रहा है, जो कि गिग इकॉनमी के ऊपर फोकस्ड है। तो आप कर्नाटका का उदाहरण दे सकते हैं, गिग इकॉनमी के संबंधित कानून को लाने के लिए कर्नाटका इसमें पहल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव लाए जाएं जो कि मार्केट प्लेस में, जॉब मार्केट प्लेस में ऐसे परिवर्तन के साथ शामिल हो। तो हम जैसा जानते हैं कि हायर एजुकेशन हमेशा जो है वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ उसकी दिशा रही है। वाइट कॉलर जॉब मतलब जिसमें कि प्रोफेशनल जॉब्स शामिल होते हैं। तो हमेशा एक ऐसा होता है कि सेटल्ड और एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लक्ष्य होता है एक हायर एजुकेशन डिग्री के बाद। परंतु अभी ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि जॉब कट्स किए जा रहे हैं, डाउन साइजिंग की जा रही है, कंपनियों में कर्मियों की संख्या में कटौती की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी अपनी जो जॉब या प्लेसमेंट पॉलिसी है उसमें रिकैलिब्रेशन करने का, उसको फिर से उसके ऊपर जो है रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो प्लेसमेंट सेल होते हैं उन्हें अपना फोकस विद्यार्थियों को फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, फ्रीलांसिंग अवसर के तरफ भी मतलब रीडायरेक्ट करने के लिए, रीओरिएंट करने के लिए करना पड़ेगा उन्हें। और जो रेगुलर कैंपस प्लेसमेंट्स हैं अभी उनमें कमी आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्लेसमेंट सेल्स हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के, उन्हें स्वयं को भी और विद्यार्थियों को भी रीओरिएंट करना पड़ेगा इस प्रकार के फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एक महत्वपूर्ण बात जो गिग इकॉनमी से जुड़ी हुई इसमें कही गई है कि गिग इकॉनमी जो कि ज़्यादातर डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है, तो ऐसे डिजिटल लेबर मार्केट में जेंडर भी एक जो है अन्य क्रूशियल डायमेंशन है, एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। हम जानते हैं कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में, विशेषकर स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियों के इनरोलमेंट की संख्या जो है वह कम होती है, लो होती है, जिसके कारण कि गिग वर्ल्ड में उनके लिए अवसर भी कम हो जाते हैं। तो इस कारण से जेंडर पैरिटी को, यानी कि लैंगिक समानता को गिग इकॉनमी सेक्टर में बनाए रखने के लिए भी हमें जो है ग्रेटर पॉलिसी अटेंशन, यानी कि नीति के स्तर पर और अधिक इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप देखें तो एक महत्वपूर्ण जो है इसमें जेंडर डायमेंशन भी गिग इकॉनमी में रखा गया है और उसे स्टेम से जोड़कर बताया गया है कि कैसे गिग वर्ल्ड में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अवसरों की कमी, तो हायर एजुकेशन में पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेकर इसे भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सुझाव के रूप में और निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि गिग इकॉनमी में सर्वाइव करने के लिए नए नए टूल्स और कौशल की आवश्यकता है, इसका विकास होना चाहिए। और जो भी नई अर्थव्यवस्था है वह नए अवसर तो देती ही है, लेकिन इसके साथ अधिक जोखिम भी होता है, रिस्क भी होता है। इसलिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर एकेडमिया के साथ, शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर एडिक्वेट सेफगार्ड बनाने चाहिए, पर्याप्त रूप से ऐसे सेफगार्ड्स डेवलप करने चाहिए जो कि अभी यह बदलते हुए आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल हो और इसके साथ एडेप्ट कर पाए। तो यह इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जैसा हमने चर्चा किया, कि आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 से जुड़ता है, जिसमें कि आप इंडियन इकॉनमी, इससे जुड़े मुद्दे, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जॉब सेक्टर की बात कर सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी की जहाँ पर बात हो, जेंडर इनइक्वालिटी एंड चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, अर्थव्यवस्था में जो रोजगार में अभी व्यापक बदलाव आ सकते हैं खासकर महामारी के बाद, तो वैसे में अगर आप को जेंडर डायमेंशन का पॉइंट इंक्लूड करना हो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पर, यह आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर।
अभी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि हम चाइना के साथ ट्रेड को बैन कर दें। चाइना और भारत के बीच में सीमा विवाद और उसमें काफ़ी ज़्यादा चाइनीज एग्रेशन की चर्चा हो रही है। तो भारत सरकार ने भी यह प्रयास किया है कि वह व्यापार के माध्यम से चीन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करे और सीमा विवाद में जो भारत चीन के साथ व्यापार करता है उसे भी एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सके। भारत में लोगों की भी एक तरीके से यह मांग देखी जा रही है कि भारतीयों को चाइनीज़ सामानों का, चाइनीज़ तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहिष्कार करें ताकि इससे चीन को एक सबक मिले। लेख में कहा गया है कि सैनिकों की निर्मम हत्या के कारण जो देशवासियों में एक एंगर है उसे समझा जा सकता है, परंतु सीमा विवाद या रक्षा विवाद को एक जो है व्यापार युद्ध के रूप में बदल देना एक इल एडवाइज मूव होगा, एक सही तरीका नहीं होगा। इसके कई कारण हैं, आइए इनकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यह आपसे मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, साक्षात्कार में भी पूछा जा सकता है, इसलिए यह आपके लिए पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 में भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो क्या चीन के साथ अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्रेड बैन, व्यापार के ऊपर प्रतिबंध एक तरीका है, तो आप वहाँ पर इन बिंदुओं को, इस आर्टिकल के पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। और पेपर 3 में अर्थव्यवस्था में आप इसमें समझेंगे कि ट्रेड डेफिसिट किस प्रकार से दूसरे देश के साथ हमेशा बुरा नहीं होता, उसके आयाम क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से भारत और चीन के बीच में जो एक आर्थिक संबंध है उसकी क्या क्या रूपरेखा है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला कारण यह, हमें चाइना के साथ ट्रेड बैन क्यों नहीं करना चाहिए। तो ट्रेड डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता, यानी जो व्यापार घाटा है। अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो किसी एक देश के साथ अगर व्यापार घाटा है तो यह डोमेस्टिक इकोनॉमी को वीक नहीं करता, कमज़ोर नहीं बनाता, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो अगर हम भारत के टॉप 25 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें जिनके साथ भारत कारोबार करता है, तो इसमें 3 देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड। 3 देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह 3 देशों की अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा बड़ी है। एक तरीके से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से तो छोटी है आकार में, लेकिन हमारा यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड सरप्लस है। बाकी 22 देशों की अगर हम बात करें तो उनके साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट है, जिसमें कि चाइना भी शामिल है। तो कारोबार घाटा हमें होता है, व्यापार घाटा 22 देशों के साथ, टॉप 25 जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज एंड ज्योग्राफिक लोकेशन। तो तात्पर्य यह है कि चीन के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यह दर्शाता है कि भारतीय जो है वो चीनियों से सामान ज़्यादा लेते हैं रैदर देन कि चाइनीज फ्रॉम इंडिया, यानी चीन भारत से जितना सामान परचेज करता है उससे कहीं ज़्यादा सामान जो है भारत चीन से परचेज करता है। ट्रेड डेफिसिट का यही तात्पर्य होता है। मूल रूप से यह दर्शाता है कि इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं और चीनी प्रोड्यूसर, चीनी उत्पादक, दोनों को इस कारोबार से लाभ मिलता है, तभी क्योंकि यह एक वॉलेंटरी चॉइस होता है। यह स्वेच्छा है कि एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में इस देश की कंपनियां कम दाम पर बेहतर गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध करा पाएँ और कंज्यूमर्स के सामने एक चॉइस होती है कि वह किन कंपनियों के सामान को परचेज करेंगे। तो अगर अभी भारत में ज़्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स को परचेज किया जा रहा है तो एक तरीके से उससे भारतीय उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलता है और यह चाइनीज प्रोड्यूसर्स के लिए भी लाभकारी है, तभी इस प्रकार का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोनों देशों के बीच में बना हुआ है और इस प्रक्रिया से कारोबार में लाभ होता है, दोनों देशों को इससे लाभ होता है। परंतु आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे ट्रेड डेफिसिट जो है काफ़ी समय तक बने रहें दो देशों के बीच में तो इससे दो प्रमुख मुद्दे सामने आते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि क्या जो ट्रेड डेफिसिट वाला नेशन है उसके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा रिजर्व उपलब्ध है ताकि वह आयातों को खरीद सकें, इंपोर्ट्स को खरीद सकें। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास $500 बिलियन फॉरेक्स है और जो कि भारत के 12 मंथ्स के इंपोर्ट को कवर करता है। तो एक प्रकार से देखें तो हमें फॉरेक्स के स्तर पर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कि भारत की चीन से जो एक परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट है, जो लगातार जो बना हुआ व्यापार घाटा है, वो यह दर्शाता है कि भारत के पास अपने ही लोगों के, अपने ही मार्केट के डिमांड को मीट करने के लिए पर्याप्त
प्रोडक्शन, उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। हम मोस्ट एफिशिएंट मैनर में अपने मार्केट की ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए देश आपस में व्यापार करते हैं। यह एक समझ लीजिए कि नेचुरल एक प्रोसेस है ट्रेड का। हम ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर चीज़ में समान रूप से एफिशिएंट नहीं होते और सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं होते। इसलिए ऐसे कारोबार की व्यवस्था जो है, यह देशों को किसी मतलब पर्टिकुलर उत्पादों में स्पेशलाइज करने की अनुमति देती है, जिसमें कि वह एफिशिएंट प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनका निर्यात कर सकते हैं। अब ऐसे जो परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, इससे डोमेस्टिक गवर्नमेंट को लाभ क्या मिलता है? अगर हम भारत की बात करें तो हमारे लिए, हमारे समक्ष यह एक अवसर देता है कि हम ऐसी नीतियाँ बनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि कम्पिटिटिवनेस बढ़े, हमारे स्वयं के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़े, वैश्विक स्तर पर उनका कम्पिटिटिवनेस बढ़े। हमें इसका प्रयास करना चाहिए ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए, ना कि हम अपने लोगों के ऊपर, ना ही ऐसा ना हो कि सरकार अपने लोगों के ऊपर बलपूर्वक या किसी प्रकार से पॉलिसी नज के द्वारा लोगों को किसी एक देश विशेष से कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए रोके या प्रतिबंध लगाए। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे एफिशिएंसी भी हमारी अर्थव्यवस्था की कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो उपभोक्ता को होने वाले लाभ हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इसमें जो हमने प्रथम प्रश्न उठाया था कि ट्रेड डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता, तो इस इस फैक्टर को इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात कि अगर हम चीन के साथ व्यापार प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें जो सबसे गरीब उपभोक्ता होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर वस्तुओं के कीमत में उतार चढ़ाव होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। हमें जैसा पता है कि उदाहरण के रूप में जो चीन के एयर कंडीशनर होते हैं, अगर हम उसे रिप्लेस कर दें जैपनीज एयर कंडीशनर से तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैपनीज एयर कंडीशनर का कॉस्ट ज़्यादा होता है। और अगर हम देश में निर्मित एसीज की बात करें तो चीनी एसीज की तुलना में वह लेस एफिशिएंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अमीर भारतीय हैं वो तो फिर भी ऐसे व्यापार प्रतिबंध में सर्वाइव कर जाएंगे, परंतु ऐसे कई भारी संख्या में गरीब हैं जो कि अगर ऐसा ट्रेड बैन नहीं होता वह एसी एफर्ट कर सकते थे। अगर ट्रेड बैन हो जाएगा तो वह ऐसे उत्पादों को एफर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं वह काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे या फिर उनकी एफिशिएंसी कम होगी। तो एक तरीके से देखें तो यह गरीबों को ज़्यादा हिट करेगा, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो भारत के बाज़ार में पहले से आ चुके हैं, वो रिटेलर्स के द्वारा खरीदे जा चुके हैं, अगर हम उनके सेल पर, उनकी बिक्री पर बैन लगा दें या हम उनका बहिष्कार करने की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे भारतीय कारोबारियों को ही होगा, खुदरा विक्रेताओं को ही होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पुअरेस्ट रिटेलर्स को होगा, यानी जो सबसे गरीब जो खुदरा विक्रेता हैं उनको होगा, क्योंकि इस प्रकार के अप्रत्याशित नुकसान को झेलने के लिए उनकी जो क्षमता होती है वह रिलेटिवली कम होती है। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें भारत के गरीब तबके को ही सबसे ज़्यादा ऐसे प्रतिबंध से नुकसान होगा। अब देखें कि इसका इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स पर, यानी भारत के जो उत्पादक हैं और निर्यातक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि चीन के ऊपर व्यापार प्रतिबंध भारत के उत्पादकों को हानि पहुंचा सकता है। एक प्रकार से यह सही है, क्योंकि अगर हम इस प्रकार का ट्रेड बैन लगाते हैं तो यह सही बात है कि इससे जो लेस एफिशिएंट इंडियन प्रोड्यूसर हैं, जिनकी दक्षता कम है, वैसे भारतीय उत्पादक, तो उनको तो घाटा पहुंचेगा ही, लेकिन जो मोर एफिशिएंट इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जिनकी दक्षता अधिक है, उनको भी इससे घाटा पहुंचेगा। यह इसलिए क्योंकि चीन से जो भी माल आयात होता है भारत, वैसे सारे इंपोर्ट्स हमेशा फाइनल गुड्स नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो भी चाइनीज इंपोर्ट आ रहे हैं और इंडियन कंज्यूमर जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं उसमें मात्र फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ही हैं, यानी अंतिम उत्पाद नहीं है। उसमें कुछ ऐसे भी इंपोर्ट हैं जो कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं,
और रॉ मटेरियल होते हैं। यानी हम चीन से जो भी माल आयात करते हैं उसमें सारा फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं और कच्चा माल भी होता है, जो कि भारतीय उद्योग के लिए फाइनल गुड बनाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि घरेलू भारतीय बाजार के लिए भी लाभकारी है, और हम देखें तो भारत के निर्यात के तौर पर वैश्विक बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम चीन से आने वाले सभी इंपोर्ट को बैन कर देंगे तो इससे ऐसे भी कारोबारियों को नुकसान होगा जहां पर कि वो पहले से महामारी के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि यह भारत के भी फिनिश्ड प्रोडक्ट के उत्पादन करने की क्षमता को प्रभावित करेगा, क्योंकि चीन से आने वाले इंपोर्ट्स में इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं और रॉ मटेरियल भी होते हैं। तो इससे हमारे उत्पादकों को और निर्यातकों को भी लाभ नहीं मिलने वाला। चीन पर होने वाले नुकसान की बात करें, चीन को कितना नुकसान होगा इससे। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि चीन ने क्योंकि हमारे सैनिकों की निर्मम हत्या की है सीमा पर, तो हमें चीन को इस माध्यम से दंड देना चाहिए, व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगाकर। परंतु क्या इससे चीन के ऊपर सच में चीन को इसका नुकसान होगा? तो लेख में कहा गया है कि यह एक तरीके से अपोजिट होगा, इससे भारत को नुकसान अधिक होगा और चीन को इसका नुकसान कम होगा। कारण यह बताया गया है कि भारत के टोटल निर्यात का 5% जो है वह चीन को जाता है, यानी चीन का जो कुल एक्सपोर्ट है, चाइना अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, यानी भारत के द्वारा किया गया निर्यात उसका जो 5% है वह चीन को जाता है, और भारत का जो 14% आयात है वह चीन से आता है। अगर हम इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना की बात करें तो वह चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का मात्र 3% है, यानी चाइना वैश्विक स्तर पर जितना निर्यात करता है उसका मात्र 3% ही भारत के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। तो एक तरीके से हम यह समझ लें कि जो चीन का इंपोर्ट है चीन भारत से जितना आयात करता है वह उसके कुल आयात का 1% से भी कम है। तो हम यहाँ पर समझ लें कि भारत के कुल आयात का 14% जो है वह चीन से आता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें कि चीन के कुल आयात का 1% से भी कम भारत से आता है। तो यहाँ पर अगर व्यापार प्रतिबंध हुआ तो दोनों में से ज़्यादा नुकसान किसे होगा, यह हम समझ सकते हैं। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम अपना 5% एक्सपोर्ट चीन को करते हैं, और चीन अपना 3% से के आसपास का एक्सपोर्ट भारत को करता है। तो अगर व्यापार प्रतिबंध होता है तो दोनों केस में जो है भारत को नुकसान होगा, क्योंकि चीन अपना मात्र 3% एक्सपोर्ट और 1% से भी कम इंपोर्ट जो है वो भारत से करता है, और भारत को 5% एक्सपोर्ट का नुकसान होगा और 14% इंपोर्ट का नुकसान होगा। तो इस परिस्थिति में देख सकते हैं कि नुकसान जो है वो भारत को अधिक है। तो जहाँ पर आपसे ट्रेड बैन संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाएं या फिर आपसे साक्षात्कार में पूछा जाए तो आप वहाँ पर इन आंकड़ों को प्रस्तुत कर अपने बात को रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें नुकसान पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का भी होगा, हमारी जो नीति स्तर की एक विश्वसनीयता है उसका नुकसान होगा। कुछ लोगों का यह भी सुझाव है कि जो चीन के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वर्तमान में उसे भारत को समाप्त कर देने चाहिए। तो ऐसे तरीके से देखें तो शॉर्ट टर्म में यह सेंटिमेंट्स को तो ज़रूर ही एड्रेस करेगा, जो भारतीयों के संवेदनाओं को धक्का पहुंचा है चीन के एग्रेशन के कारण। शॉर्ट टर्म में ज़रूर ऐसे स्टेप से वैसे सेंटिमेंट्स को एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखें तो भारत जैसा देश इसे बहुत क्षति होगी इस प्रकार के पहल से, क्योंकि भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। और अगर हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त कर देते हैं या उससे पीछे हट जाते हैं तो उसके कारण निवेशकों का विश्वास जो है वो हमारे ऊपर से, खासकर विदेशी निवेशकों का, वह कम हो जाएगा। उनका वो ऐसा मानने लगें कि भारत में पॉलिसी क्रेडिबिलिटी यानी जो नीति की विश्वसनीयता है और सर्टेनिटी, निश्चितता है, उसकी कमी है। अगर रातों रात हम अपनी नीतियों में बदलाव लाने लगे या फिर अगर हम पूर्ववर्ती प्रभाव से टैक्स लगाने लगे या अगर सरकार अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने लगे तो कोई भी निवेशक निवेश नहीं करेगा। तो यह इस आर्टिकल में कहा गया है। या फिर अगर निवेशक निवेश भी करता है तो बढ़े हुए इंक्रीज रिस्क के कारण, जोखिम के कारण वह हायर रिटर्न डिमांड करेगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का भी लॉस होगा, साथ ही साथ निवेश की भी कमी हमारे यहाँ आ सकती है।
अब बात रही रेजिंग टैरिफ की, तो क्या हमें चाइना से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ शुल्क बढ़ा देना चाहिए? तो कहा गया है कि यह म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों देशों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारत को चाइनीज गुड्स के ऊपर हायर इंपोर्ट ड्यूटी, उच्च आयात शुल्क लगा देना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भारत को प्राइमरी और इंटरमीडिएट गुड्स चाइना से जो आते हैं उनके ऊपर हम जीरो ड्यूटी लगाएं, लेकिन फाइनल गुड्स के ऊपर हम प्रोहिबिटिव टैरिफ लगाएं, यानी कि प्रतिबंधात्मक या दंडात्मक टैरिफ हम उसके ऊपर फाइनल गुड्स के ऊपर लगाएं, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम फाइनल गुड्स बनाने में, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, उसके ऊपर हम जीरो ड्यूटी लगाएं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हम बनाएं। आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रयास विश्व व्यापार संगठन के नियमों के का उल्लंघन के समान होगा, और यह एक कमजोर रणनीति भी है, क्योंकि चीन और चीन के समान अन्य देश भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, वो भी इसी प्रकार का पहल भारत के विरुद्ध ले सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि भारत की उपस्थिति वैश्विक व्यापार और मूल्य श्रृंखला में कम है, ग्लोबल ट्रेड और वैल्यू चेन में हमारी उपस्थिति कम है। तो अगर दूसरे देश हमारे खिलाफ ऐसे जो है रेसिप्रोकल एक्शन लेने लगे तो इससे हमारा नुकसान अधिक होगा। तो अब इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, आर्टिकल में कहा गया है कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें एक बॉर्डर डिस्प्यूट को, सीमा विवाद को ट्रेड वार नहीं बनने देना है, क्योंकि ऐसे ट्रेड वार से सीमा विवाद तो नहीं सुलझने वाला। दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम भारत और चीन की वैश्विक व्यापार में स्थिति देखें तो जो ट्रेड वार अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो भारत को नुकसान चीन के तुलना में अधिक होगा। तीसरी बात यह कि अगर हम चीन के साथ हर प्रकार का व्यापार रोक देते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और यह अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है। जैसा हम देख रहे हैं कि कई क्वार्टर्स में सबसे कम ग्रोथ है। इंडियन इकॉनमी 2003 के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट यह करेगी और अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखी जा रही है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय आर्टिकल में यह बताया गया है कि हमें बहुत तेज़ी से प्रयास करना चाहिए कि वैश्विक व्यापार में हमारा जो शेयर है वह बढ़े, चीन के ऊपर निर्भरता हमारी कम हो, हमारी प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है, कम्पिटिटिवनेस है, वह बढ़े। इसके साथ लेख में कहा गया है कि अभी वर्तमान में भारत की जो वैश्विक व्यापार कारोबार में हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, और अगर हम इसको लेकर सचेत नहीं हुए तो कई ऐसे छोटे देश हैं जिनके पास भी लेबर का और स्किल का लेवरेज है, तो वह ऐसे शेयर को ले जाएंगे। तो हमें इसके लिए भी सचेत होना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देखें तो भारत चीन संबंध से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप इसे जीएस पेपर 2 से जोड़कर देख सकते हैं। भारत चीन संबंध, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आप इस आर्टिकल को जोड़ के देख सकते हैं, जहाँ पर कि ट्रेड बैन के अलग अलग पक्षों को, आयामों को हम समझते हैं कि दो देशों के बीच में जो व्यापार है उसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट के बारे में जब बात हो, या फिर आपसे